कराची, मार्च 2013। रात का वक्त था। कराची के लियारी इलाके में सैकड़ों लोग जमा थे। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ मोबाइल से वीडियो बना रहे थे और कुछ लोग एक फुटबॉल मैच देख रहे थे। लेकिन ये कोई आम फुटबॉल का मैच नहीं था, क्योंकि जिस चीज को ठोकर मारी जा रही थी वो कोई फुटबॉल नहीं थी, वो एक इंसानी सर था। एक ऐसे गैंगस्टर का सर जिसका नाम सुनकर कभी पूरा लियारी कांप जाता था। उसका नाम था अरशद पप्पू। और उसके कटे हुए सर से फुटबॉल खेलने वाले लोग, वो भी कोई आम अपराधी नहीं थे। उनका लीडर था उज़ैर बलोच, कराची का एक नया डॉन, एक ऐसा आदमी जो कभी अस्पताल का वार्ड बॉय हुआ करता था, लेकिन अब उसके एक इशारे पर लोग जिंदा जला दिए जाते थे। सवाल ये है कि उज़ैर बलोच और अरशद पप्पू के बीच ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जिसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी? क्यों एक आदमी के कटे हुए सर को पूरी लियारी में ट्रॉफी की तरह घुमाया गया? और कैसे एक मामूली गैंग वार कराची के इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों में बदल गई? इस बात का जवाब जानने के लिए हमें जाना होगा एक और खतरनाक आदमी तक, एक ऐसे गैंगस्टर तक जिसे लोग रहमान डकैत के नाम से जानते थे। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। अगर उज़ैर बलोच हैवान था तो रहमान डकैत उसका गुरु था, यानी कि शैतान। 1990 के दशक में लियारी की अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक नाम का बेहद खौफ था, दादल। एक ऐसा गैंगस्टर जिससे इलाके के बड़े बड़े बदमाश भी डरते थे। दादल के मरने के बाद उसके बेटे अब्दुल रहमान बलोच की दुनिया पूरी तरह से बदल गई। रहमान अभी तो छोटा था, लेकिन वो दादल का बेटा था, इसलिए लियारी की गलियों में उसका नाम चलने लग गया था। फिर भी पूरा अंडरवर्ल्ड संभालने के लिए उसे किसी सहारे की जरूरत थी, और ये सहारा बना हाजी लालू, जो दादल का पुराना साथी था। रहमान के लिए हाजी लालू सिर्फ गैंग का सीनियर आदमी नहीं था, वो परिवार जैसा था, बाप जैसा था। रहमान उसकी इज्जत करता था, उस पर आंखें बंद करके भरोसा करता था। लेकिन जैसा आप जानते ही हो, अंडरवर्ल्ड में सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं होता जो सामने हो। सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। और बहुत जल्द रहमान को ये बात समझ में आने वाली थी। 1 करोड़ रुपये उसकी जिंदगी बदलने वाले थे। 1990 के दशक के बीच की बात है। रहमान हाजी लालू के साथ मिलकर काम करता था। दोनों का धंधा बढ़ रहा था, पैसा आ रहा था और लियारी में उनका दबदबा भी था। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन रहमान और उसके लोगों ने एक अमीर कारोबारी का अपहरण कर लिया। बदले में मांगी गई एक भारी भरकम फिरौती, करोड़ों रुपए की फिरौती थी। लेकिन तभी हाजी लालू बीच में आ गया। उसने रहमान को बुलाया और कहा, बेटा, इस आदमी को छोड़ दो, मेरी इज्जत की बात है, इससे पैसे मत लो। रहमान ने बिना कोई सवाल किए हाजी लालू की बात मान ली, क्योंकि उसके लिए हाजी लालू का शब्द ही कानून था, और उसने उस कारोबारी को बिना एक पैसा लिए छोड़ दिया। मामला वहीं खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। कुछ टाइम बाद रहमान को एक ऐसी खबर मिली जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। उसे पता चला कि जिस कारोबारी को उसने छोड़ दिया था, उससे चुपचाप फिरौती वसूली गई थी। पूरे 1 करोड़ रुपए लिए गए थे रहमान की पीठ पीछे, और वो पैसे लेने वाला कोई दुश्मन नहीं था, कोई पुलिस वाला भी नहीं था, कोई मुखबिर भी नहीं था। वो आदमी था हाजी लालू, वही हाजी लालू जिसे रहमान अपने बाप जैसा मानता था। लेकिन धोखे की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब रहमान को इस बात का पता चला, तब वो जेल में था, और सबसे बड़ा झटका ये था कि उसे जेल में पहुंचाने में भी हाजी लालू का ही हाथ बताया जाता है।
जेल की सलाखों के पीछे बैठा रहमान घंटों तक छत को घूरता रहता था। उसे अब समझ में आ गया था कि वो जिससे अपना परिवार समझता था वो उसका सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था। और उसी दिन रहमान ने एक फैसला लिया कि अब लियारी में 2 बादशाह नहीं रहेंगे। रहमान ने फैसला तो कर लिया, लेकिन फैसला करना और उसे पूरा करना 2 अलग अलग बातें थी, क्योंकि सामने वाला दुश्मन कोई मामूली दुश्मन नहीं था। सामने था हाजी लालू, वही आदमी जिसने उसके पिता के साथ लियारी के अंडरवर्ल्ड में सालों तक राज किया था। वही आदमी जिसके नाम से बड़े बड़े बदमाश रास्ता बदल लेते थे। और सबसे बड़ी बात, वो रहमान की हर ताकत और हर कमजोरी को जानता था। जेल से बाहर आने के बाद रहमान ने जल्दबाजी नहीं की। उसने पहले सच जानने की कोशिश की। उसने अपने पुराने साथियों से बात की, पुराने हिसाब किताब निकलवाए, और जितना वो जानता गया उसका गुस्सा और बढ़ता गया। 1 करोड़ रुपए का धोखा अब सिर्फ पैसों का मामला नहीं रह गया था, ये इज्जत का सवाल बन गया था। लियारी में भी इस बात की खबर फैलने लगी। लोग चाय की दुकानों पर इस बात का चर्चा करने लगे कि क्या रहमान और हाजी लालू आमने सामने आएंगे, क्या गैंग टूटने वाली है, क्या लियारी में खून बहेगा। क्योंकि सब जानते थे कि अंडरवर्ल्ड में दोस्ती टूटने का मतलब अक्सर मौत होता है। धीरे धीरे हाजी लालू के पुराने आदमी भी बेचैन होने लगे। कुछ लोग लालू के साथ खड़े रहे, कुछ लोग चुपचाप रहमान के खेमे में चले गए, और कुछ लोग बीच में ही फंसे रह गए, क्योंकि दोनों तरफ उनके दोस्त थे, दोनों तरफ उनके रिश्ते थे। लेकिन अब न्यूट्रल रहना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। लियारी 2 हिस्सों में बंटने लग गया था। एक तरफ था हाजी लालू और दूसरी तरफ था दादल का बेटा अब्दुल रहमान बलोच। और फिर वो हुआ जिसका सबको डर था। इस झगड़े में पहली गोली चली। कराची अंडरवर्ल्ड में ऐसी घटनाएं कोई नई नहीं थी, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग था, क्योंकि गोली 2 दुश्मन गैंग्स के बीच नहीं थी, गोली एक ही परिवार के 2 धड़ों के बीच चली थी। उस दिन के बाद वापसी का रास्ता बंद हो गया। अब समझौते की गुंजाइश खत्म हो चुकी थी। अब ये लड़ाई पैसों की लड़ाई नहीं थी, इलाके की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई थी बदले की। पहली गोली चलने के बाद दूसरी गोली चलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। फिर तीसरी चली, फिर चौथी, और देखते ही देखते पूरे लियारी में खून बहने लगा। रात को गोलियों की आवाज़ सुनाई देती, सुबह लोग किसी न किसी की लाश की खबर सुनते। कभी रहमान का आदमी मारा जाता तो कभी हाजी लालू का। लियारी के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब कब खत्म होगा, क्योंकि ये कोई साधारण गैंग वॉर नहीं थी, ये तो दुश्मन गैंग की लड़ाई भी नहीं थी। ये एक ऐसे परिवार की लड़ाई थी जो कभी एक ही मेज पर बैठकर खाना खाता था, एक दूसरे के घर आता जाता था, और अब एक दूसरे का खून बहा रहा था। धीरे धीरे इस लड़ाई का असर पूरे इलाके पर पड़ने लगा। दुकानदार जल्दी दुकान बंद करने लगे, बच्चों को शाम होने से पहले घर बुला लिया जाता, लोग रात को बाहर निकलने से डरने लगे, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि अगली गोली किसके लिए होगी। उधर रहमान भी बदल चुका था। जेल जाने से पहले वाला रहमान और अब वाला रहमान 2 अलग अलग आदमी थे। पहले वो लोगों पर भरोसा करता था, लेकिन अब नहीं करता। पहले वो रिश्तों पर यकीन करता था, लेकिन अब उसने ऐसा करना बंद कर दिया। अब उसके लिए सिर्फ 2 तरीके के लोग रह गए थे, एक उसके अपने और दूसरे दुश्मन। और हाजी लालू अब दुश्मनों की लिस्ट में सबसे ऊपर था। टाइम बीतता गया, लेकिन एक बात धीरे धीरे साफ होने लग गई। रहमान का पलड़ा भारी पड़ रहा था। दादल का बेटा होने का फायदा उसे मिल रहा था। पुराने लोग उसके साथ खड़े थे, नए लड़के भी उसके साथ जुड़ रहे थे, और सबसे बड़ी बात, उसके अंदर जीतने की भूख थी। वो भूख जो अक्सर धोखा खाने के बाद पैदा होती है। उधर हाजी लालू उम्रदराज हो चुका था, उसका नाम अभी भी बड़ा था, उसका डर अभी भी बाकी था, लेकिन हालात बदल रहे थे। और अंडरवर्ल्ड में सबसे खतरनाक चीज़ गोली नहीं होती, सबसे खतरनाक चीज़ होती है लोगों का साथ छोड़ देना। और धीरे धीरे यही हाजी लालू के साथ होने लगा। उसके कुछ पुराने साथी अलग हो गए, कुछ रहमान के पास चले गए, और कुछ ने अपनी जान बचाने के लिए दूरी बना ली। हाजी लालू समझ चुका था कि अब लड़ाई पहले जैसी नहीं रही, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
कहते हैं कि आखिरकार रहमान के लोगों ने हाजी लालू को घेर लिया। सालों तक एक साथ काम करने वाले दो ग्रुप्स की लड़ाई अब अपने लास्ट स्टेज पर पहुंच चुकी थी और फिर एक दिन हाजी लालू मारा गया। जिस आदमी ने कभी लियारी की अंडरवर्ल्ड पर राज किया था वो अब हिस्ट्री बन चुका था। उसकी मौत के साथ एक दौर खत्म हुआ, लेकिन एक नया दौर भी शुरू हुआ, क्योंकि अब लियारी में सिर्फ एक नाम रह गया था, अब्दुल रहमान बलोच, यानी कि रहमान डकैत, दादल का बेटा, वो लड़का जिसे कभी सहारे की जरूरत थी अब खुद सहारा बन चुका था। लियारी की गलियों में उसका नाम डर की तरह फैलने लगा और बहुत जल्द पूरा कराची उसे एक नए नाम से जानने वाला था, लियारी का बादशाह, रहमान डकैत। हाजी लालू की मौत के बाद लियारी में रहमान का विरोध करने वाला कोई नहीं बचा था। अब वह सिर्फ एक नाम चलता था, रहमान डकैत का। और धीरे धीरे उसका खौफ लियारी की गलियों से निकलकर पूरे कराची में फैलने लगा। उस दौर में अगर कराची अंडरवर्ल्ड का दिल था तो लियारी उसकी धड़कन थी, और उस धड़कन पर अब रहमान का राज था। अपहरण, वसूली, स्मगलिंग, जमीनों के झगड़े, ऐसा कोई धंधा नहीं था जहां रहमान का नाम ना हो। लेकिन सिर्फ बंदूक के दम पर कोई आदमी इतना बड़ा नहीं बनता, उसके लिए लोगों की जरूरत पड़ती है, और रहमान ये बात अच्छी तरह समझता था। वो सिर्फ गुंडों का बॉस नहीं था, वो एक नेटवर्क बना रहा था। लियारी के बेरोजगार लड़के उसकी गैंग में शामिल होते थे। लियारी के बेरोजगार लड़के उसके गैंग में शामिल होते थे, कुछ तो पैसों के लिए, कुछ पावर के लिए, और कुछ उसके नाम से इन्फ्लुएंस होकर आते थे। धीरे धीरे रहमान डकैत लियारी के जवान लड़कों के लिए एक मिसाल बन गया। कुछ लोग उसे क्रिमिनल मानते थे और कुछ लोग उसे गैंगस्टर कहते थे, लेकिन लियारी के कई लड़के उसे हीरो की तरह देखते थे, क्योंकि उनके लिए रहमान वो आदमी था जो गरीबी से उठकर पूरे इलाके का सबसे ताकतवर इंसान बन गया था। यही वजह थी कि जब भी वो इलाके में निकलता लोग उसे देखने के लिए जमा हो जाते। उसके आदमी आगे पीछे चलते और बच्चे दूर खड़े होकर उसे देखते रहते। उन्हीं बच्चों में एक लड़का भी था जो उस वक्त शायद नहीं जानता था कि एक दिन पूरा कराची उसके नाम से कांपेगा। उसका नाम था उज़ैर बलोच। उस वक्त उज़ैर बहुत छोटा था। उसका परिवार भी लियारी में ही रहता था। उसके लिए भी वही गरीबी, वही संघर्ष, वही टूटी हुई सड़कें और वही गैंग वॉर का माहौल था। उज़ैर बहुत ध्यान से देख रहा था और सोच रहा था कि इस इलाके में असली ताकत किसके पास है, और उस समय उस सवाल का सिर्फ एक ही जवाब था, रहमान डकैत। उधर रहमान का साम्राज्य लगातार बढ़ रहा था। पुलिस उसे पकड़ना चाहती थी, दुश्मन गैंग उसे खत्म करना चाहते थे, लेकिन हर गुजरते साल के साथ वो और मजबूत होता जा रहा था। कई बार उसके खिलाफ ऑपरेशन हुए, कई बार उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार वो बच निकला। धीरे धीरे कराची पुलिस के लिए भी रहमान एक सरदर्द बन चुका था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई गैंग नहीं होगा, कोई मुखबिर नहीं होगा, कोई राजनीतिक विरोधी भी नहीं होगा। उसका सबसे बड़ा दुश्मन होगा वक्त, और बहुत जल्द वक्त रहमान से उसका साम्राज्य छीनने वाला था। धीरे धीरे रहमान डकैत का नाम सिर्फ लियारी तक ही लिमिटेड नहीं रहा। अब कराची के बड़े कारोबारी, राजनेता और पुलिस ऑफिसर्स उसको जानते थे। उस वक्त अगर कराची में कोई बड़ी किडनैपिंग होती तो शक रहमान पर जाता। अगर किसी कारोबारी को कोई धमकी मिलती तो शक रहमान पर जाता। अगर किसी इलाके में गोलीबारी होती तो पुलिस की नज़र सबसे पहले रहमान पर जाती, क्योंकि अब रहमान सिर्फ एक गैंगस्टर ही नहीं था, वो एक ब्रांड बन चुका था, एक ऐसा नाम जो डर पैदा करता था। अंडरवर्ल्ड में एक नियम है, जब तक तुम छोटे हो सरकार तुम्हें नज़रअंदाज करती है, लेकिन जिस दिन तुम बहुत बड़े हो जाते हो उस दिन सरकार तुम्हें एक प्रॉब्लम की तरह देखने लगती है, और रहमान के साथ भी यही हुआ। उधर लियारी में उसका राज मजबूत हो रहा था, इधर कराची पुलिस में उसकी फाइलें मोटी होती जा रही थी। उसके खिलाफ नए केस खुल रहे थे, पुराने केस दोबारा निकाले जा रहे थे, उसके साथियों पर नज़र रखी जा रही थी, उसके फ़ोन सुने जा रहे थे और उसके मुखबिरों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन हर बार
एक ही प्रॉब्लम सामने आती थी, रहमान तक कोई पहुंच नहीं पाता था क्योंकि लियारी उसका किला बन चुकी थी। बाहर से आने वाला हर आदमी वहां नजर में आ जाता। पुलिस की गाड़ी इलाके में घुसती तो खबर पहले रहमान तक पहुंच जाती। जब तक पुलिस पहुंचती वो गायब हो चुका होता और इसी वजह से कई पुलिस ऑफिसर्स उसके नाम से चिढ़ने लगे थे। उन्हें लगता था कि रहमान कानून का मजाक उड़ा रहा है और शायद रहमान को भी यही लगने लगा था कि अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और यही गलती हर बड़े गैंगस्टर से होती है। रहमान से भी यही गलती हुई। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि लियारी उसका है, कराची उसका है और उसका राज अब हमेशा चलता रहेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि कराची में कुछ लोग अब उसे गिरफ्तार नहीं करना चाहते, वो अब उसे डराना भी नहीं चाहते थे, वो उसकी कहानी को ही ख़त्म कर देना चाहते थे। और बहुत जल्द रहमान डकैत की जिंदगी उसके सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाली थी। उन्नीस सौ 90 के दशक के आखिर तक कराची बदल रहा था और उसके साथ पाकिस्तान की राजनीति भी बदल रही थी। सरकार पर प्रेशर बढ़ रहा था कि कराची के क्राइम को कम किया जाए। कराची में किडनैपिंग, मर्डर, वसूली, गैंग वॉर, कुछ भी हो, कोई भी बड़ी घटना हो, हर बड़ी घटना के बाद एक नाम बार बार सामने आता था, रहमान डकैत का नाम। और उधर पुलिस भी समझ चुकी थी कि जब तक रहमान जिंदा है, लियारी पूरी तरह उनके कंट्रोल में नहीं आ सकता। इसलिए पुलिस की तरफ से अब सिर्फ गिरफ्तारी की कोशिश नहीं हो रही थी, अब पुलिस की तरफ से रहमान के पूरे नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश शुरू हो चुकी थी। उसके लोगों को उठाया जाने लगा, उसके मुखबिरों की तलाश होने लगी और पहली बार रहमान को महसूस हुआ कि हालात बदल रहे हैं। लेकिन सालों तक राज करने वाले लोगों की एक प्रॉब्लम होती है, उन्हें खतरा जरा देर से दिखाई देता है और जब दिखाई देता है तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। उधर लियारी में रहमान का रुतबा पहले जैसा ही था, लोग अभी भी उससे डरते थे, उसके आदमी अभी भी हर गली में मौजूद थे। लेकिन अब उसके आसपास के कुछ लोग गायब होने लगे, कुछ गिरफ्तार हो गए तो कुछ छुप गए और कुछ पता नहीं कहाँ चले गए। रहमान समझ रहा था कि पुलिस करीब आ रही है, लेकिन उसे अब भी भरोसा था कि जैसे वो पहले बचता आया है वैसे ही इस बार भी बच जाएगा। लेकिन शायद ये उसका एक बहुत बड़ा भ्रम था, क्योंकि इस बार उसके खिलाफ पुलिस ही नहीं थी, इस बार उसके खिलाफ था वक्त, जो कभी किसी का नहीं होता। एक दिन पुलिस को सूचना मिली कि रहमान डकैत की लोकेशन मिल गई है। पहले भी ऐसी खबरें आई थी, पहले भी छापे पड़े थे और हर बार रहमान सफाई से बच निकलता था। इसलिए उसके लोगों ने शुरुआत में इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था, बहुत अलग था, क्योंकि दूसरी तरफ भी लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्हें पता था कि अगर रहमान इस बार बच निकल गया तो फिर शायद रहमान कभी आगे जिंदगी में हाथ नहीं आएगा। कराची की सड़कों पर पुलिस की गाड़ियां दौड़ रही थी, वायरलेस लगातार बज रहे थे और दूसरी तरफ रहमान के लोगों तक भी खबर पहुंच चुकी थी। जल्द ही एक बड़ा टकराव होने वाला था, लेकिन शायद किसी को यह अंदाजा ही नहीं था कि ये टकराव लियारी के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। उस रात रहमान को लेकिन ये अंदाज़ा हो गया कि आज मामला पहले जैसा नहीं है। पुलिस हरकत में थी और कराची के कई हिस्सों में बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ दिखाई दे रही थी। लेकिन रहमान डकैत कोई नया खिलाड़ी तो नहीं था, वो सालों से अपने आप को पुलिस और दुश्मनों से बचाता हुआ आया था। उसे लग रहा था कि इस बार भी वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा, लेकिन शायद यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि पुलिस इस बार सिर्फ एक रेड करने नहीं आई थी, वो शिकार करने आई थी। पुलिस को पता था कि अगर रहमान एक बार फिर बच निकला तो लियारी में लोगों के मन में उसका खौफ और बढ़ जाएगा, और इसलिए इस बार पुलिस कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं थी। कहते हैं कि जैसे जैसे रात बढ़ रही थी वैसे वैसे पुलिस का घेरा छोटा होता जा रहा था। उधर रहमान के लोग लगातार खबरें जुटा रहे थे, कौन कहाँ है,
किस रास्ते पर पुलिस है और कहां से निकला जा सकता है, लेकिन पहली बार हर रास्ता बंद होता हुआ दिखाई दे रहा था। रहमान ने अपने जीवन में कई दुश्मनों का सामना किया था, हाजी लालू, राइवल गैंग्स, पुलिस, मुखबिर, लेकिन उस रात वो पुलिस से बचकर भागने का रास्ता नहीं ढूंढ पाया। आखिरकार पुलिस ने उसे ढूंढ ही लिया। गोलियां चली, चीख पुकार मची और पुलिस एनकाउंटर में रहमान डकैत मारा गया। और कुछ ही देर में पूरे कराची में खबर फैल गई कि रहमान डकैत मारा गया है। लियारी के लोगों को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। कई लोगों को लगा कि ये कोई अफवाह होगी, क्योंकि रहमान के बारे में ऐसी खबरें पहले भी उड़ चुकी थी। लेकिन इस बार खबर सच्ची थी। वो आदमी जिसे लोग अजय समझते थे, वो अब जिंदा नहीं था। वो आदमी जिसने हाजी लालू को हराया था, जिसने लियारी पे राज किया था, जिसके नाम से पूरा इलाका कांपता था, अब सिर्फ एक कहानी बन चुका था। और यही एक अजीब बात हुई। रहमान की मौत के बाद लियारी में सन्नाटा नहीं छाया, बल्कि एक नई लड़ाई शुरू हो गई, क्योंकि रहमान लियारी में एक साम्राज्य चलाता था और अब उस साम्राज्य का मालिक कोई नहीं था। लियारी में हर बड़ा गैंगस्टर यही सोच रहा था कि अब आगे क्या होगा, कौन संभालेगा रहमान का नेटवर्क, कौन संभालेगा उसके आदमी और कौन संभालेगा लियारी। और इन्हीं सवालों के बीच एक युवा लड़का तेजी से ऊपर उठने लगा। वही लड़का जो कभी दूर खड़े होकर रहमान को देखा करता था, वही लड़का जो उसकी ताकत से प्रभावित था। उस लड़के का नाम था उज़ैर बलोच। और बहुत जल्द पूरे कराची को एहसास होने वाला था कि रहमान डकैत तो मर चुका है, लेकिन उसकी विरासत अभी जिंदा है। रहमान डकैत की मौत ने लियारी के पुराने संतुलन को तोड़ दिया था। सालों तक लियारी अंडरवर्ल्ड में हर बड़ा फैसला रहमान ही लेता था। किसके साथ काम करना है, किससे लड़ना है, किससे समझौता करना है, किसे पैसे देने हैं और किसे सजा, सब कुछ रहमान तय करता था। लेकिन अब वो आदमी जिंदा ही नहीं था और उसकी मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था, लियारी का अगला बादशाह कौन होगा। उधर रहमान के पुराने आदमी भी बंटने लगे। कुछ लोग अपने छोटे छोटे गैंग बनाने लगे, कुछ लोग पुराने हिसाब बराबर करने में लग गए और कुछ बस सही मौके का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अंडरवर्ल्ड में राजा की मौत के बाद ही सबसे खतरनाक टाइम शुरू होता है। ताज खाली था और हर कोई उसे पहनना चाहता था। इन्हीं दिनों एक नाम तेजी से ऊपर आने लगा, उज़ैर बलोच। रहमान के दौर में वो सिर्फ एक युवा लड़का था, लेकिन अब वो खुद को साबित करना चाहता था। लियारी की गलियों में पला बड़ा उज़ैर रहमान की कहानी सुनते हुए बड़ा हुआ था। उसने देखा था कि कैसे एक आदमी पूरे इलाके को अपने इशारों पर चला सकता है, और शायद अब वो यही ताकत अपने हाथों में लेना चाहता था। धीरे धीरे उज़ैर ने रहमान के पुराने लोगों से कांटेक्ट किया। कुछ उसके साथ आ गए, कुछ अभी भी उसे बच्चा समझते थे। लेकिन उज़ैर के पास एक चीज़ थी जो बाकी लोगों के पास नहीं थी। वो बहुत भूखा था, ताकत का भूखा, पहचान का भूखा और खुद को साबित करने का भूखा। लेकिन उसी वक्त लियारी में एक और नाम तेजी से मजबूत हो रहा था, अरशद पप्पू का नाम। अगर उज़ैर अपनी ताकत बढ़ा रहा था तो अरशद पप्पू भी पीछे नहीं था। उसके अपने आदमी थे, अपना इलाका था, अपना नेटवर्क था और सबसे बड़ी बात, उसकी नज़र भी उसी ताज के ऊपर थी। धीरे धीरे लियारी दो खेमों में बट गया, एक तरफ उज़ैर बलोच और दूसरी तरफ अरशद पप्पू। हिस्ट्री जैसे अपने आप को दोहरा रही थी। कभी रहमान और हाजी लालू आमने सामने थे, आज उज़ैर बलोच और अरशद पप्पू आमने सामने खड़े थे। फर्क सिर्फ इतना था कि ये लड़ाई पहली वाली लड़ाई से कहीं ज़्यादा खूनी होने वाली थी, क्योंकि इस बार दोनों पक्षों ने रहमान डकैत के दौर से एक चीज़ सीखी थी, जो जीता वही लियारी का मालिक बनेगा और जो हारा उसका नाम भी नहीं बचेगा। लियारी में अब दो नाम सबसे ज़्यादा लिए जाते थे, उज़ैर बलोच और अरशद पप्पू। दोनों ही जवान थे, दोनों ही एम्बिशियस थे और दोनों पूरे लियारी पर राज करना चाहते थे। लेकिन एक ही प्रॉब्लम थी, लियारी में एक ही बादशाह रह सकता था, दो नहीं। शुरुआत में दोनों के बीच सीधी लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। दोनों एक दूसरे को जानते थे, दोनों एक दूसरे की ताकत को पहचानते थे
और दोनों समझते थे कि अगर लड़ाई शुरू हुई तो उसका अंत जल्दी नहीं होगा। अंडरवर्ल्ड में अक्सर शांति बहुत ही अस्थायी होती है और लियारी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे इलाकों को लेकर विवाद शुरू हो गए। कौन किस इलाके से वसूली करेगा, कौन किस रास्ते पर अपना माल भेजेगा, किसकी बात मानी जाएगी। छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों में बदलने लगी। उधर उज़ैर के लोग आगे बढ़ रहे थे, इधर पप्पू का नेटवर्क भी मजबूत हो रहा था। और फिर एक दिन दोनों ग्रुप्स के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। शुरुआत में ये एक छोटी सी घटना थी, लेकिन कराची के अंडरवर्ल्ड में छोटी घटनाएं अक्सर बड़ी लड़ाइयों की शुरुआत बन जाती है। और कुछ घंटे बाद पहली हत्या हो गई, फिर जवाब में दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते पूरा लियारी फिर से दो हिस्सों में बंट गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी रहमान और हाजी लालू के दौर में बटा था, लेकिन इस बार हथियार ज़्यादा थे, पैसा ज़्यादा था और नफरत भी ज़्यादा थी। रात होते ही कई इलाके बैटल ग्राउंड में बदल जाते थे। लोग घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे, घर वाले बच्चों को बाहर निकलने से रोकते थे, दुकानदार जल्दी शटर गिरा देते थे, क्योंकि किसी को पता नहीं होता था कि अगली गोली किस तरफ से आने वाली है। धीरे धीरे ये सिर्फ गैंगवार नहीं रही, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई। उज़ैर पीछे नहीं हटना चाहता था, अरशद पप्पू भी झुकना नहीं चाहता था। और जब दो लोग खुद को बादशाह समझने लग जाएं, तो समझौते की गुंजाइश खत्म हो जाती है। उधर उज़ैर की एक खासियत सामने आने लगी। वो सिर्फ लड़ नहीं रहा था, वो एक गठबंधन भी बना रहा था। उसने पुराने गैंगस्टर से संपर्क किया, उसने पॉलिटिकल रिश्ते बनाने की कोशिश की और लोकल नेटवर्क को मजबूत किया। धीरे धीरे वो वही कर रहा था जो रहमान डकैत ने कभी किया था। यही वजह थी कि कई लोग उसे रहमान का असली वारिस मानते थे। लेकिन अरशद पप्पू भी कोई मामूली खिलाड़ी नहीं था। वो भी सालों से लियारी में अपना काम कर रहा था और उसका भी एक अपना प्रभाव था। उसके पास भी हथियार थे, उसके पास भी आदमी थे, और सबसे बड़ी बात, उसकी उज़ैर से पुरानी दुश्मनी थी। अब ये लड़ाई सिर्फ इलाके की लड़ाई नहीं रह गई थी, ये लड़ाई उनके अहंकार की लड़ाई भी बन गई थी, उनकी ईगो की लड़ाई भी बन गई थी। और ऐसी लड़ाइयों का अंत अक्सर कब्रिस्तान में ही होता है। धीरे धीरे दोनों ग्रुप्स की नफरत इतनी बढ़ गई कि अब एक ही नतीजा बचा था, या तो उज़ैर मरेगा या अरशद पप्पू। 2013 तक उज़ैर बलोच और अरशद पप्पू की लड़ाई अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी थी। दोनों पक्ष सालों से एक दूसरे का खून बहा रहे थे। दोनों ने अपने आदमी खोए थे, दोनों ने अपने इलाके भी खोए थे, लेकिन कोई झुकने को तैयार नहीं था। उधर उज़ैर बलोच अब पहले वाला लड़का नहीं था, वो लियारी का सबसे ताकतवर आदमी बन चुका था। उसके पास भी हथियार थे, पैसा था, लोग थे, और सबसे बड़ी बात, उसके पास जानकारी थी, इंफॉर्मेशन थी। अंडरवर्ल्ड में बंदूक से ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है इंफॉर्मेशन। और फिर एक दिन उज़ैर को वो खबर मिली जिसका वो सालों से इंतज़ार कर रहा था। उसे मालूम चला कि अरशद पप्पू कहाँ है। जब ये खबर उज़ैर तक पहुंची तो उसने अपने गैंग को अरशद पप्पू को ढूंढने में लगा दिया। कहते हैं कि अरशद पप्पू पकड़ा गया और उसके साथ उसके कुछ करीबी साथियों को भी उज़ैर ने पकड़ लिया। सालों तक जिस आदमी ने उज़ैर को चुनौती दी थी, अब वही आदमी उसके सामने खड़ा था, बिना किसी ताकत के, बिना किसी गैंग के, बिना किसी प्रोटेक्शन के। और यहीं पर यह कहानी गैंग वॉर से आगे जाकर एक बदले की कहानी बन जाती है, क्योंकि उज़ैर सिर्फ जीतना नहीं चाहता था, वो एक मैसेज देना चाहता था पूरे कराची को, एक ऐसा मैसेज जो ज़िंदगी में कभी कोई ना भूले। ये मैसेज वो हर उस आदमी को देना चाहता था जो उसके खिलाफ खड़े होने की सोच सकता था। कहते हैं कि अरशद पप्पू और उसके साथियों को बहुत बेरहमी से मारा गया, लेकिन ये भी उज़ैर के लिए काफ़ी नहीं था। उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा था, और उसका गुस्सा सिर्फ अरशद पप्पू पर नहीं था, उस पूरी लड़ाई पर था जिसने सालों से लियारी को जलाया था और उसे परेशान करके रखा हुआ था। और फिर वो हुआ जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। मार्च 2013 लियारी में सैकड़ों लोग जमा थे। कुछ हंस रहे थे, कुछ वीडियो बना रहे थे, और कुछ एक फुटबॉल मैच देख रहे थे। लेकिन इस बार हमें पता है कि वो कोई फुटबॉल मैच नहीं था। वो जिस चीज़ को ठोकर मार रहे थे वो फुटबॉल नहीं थी, वो एक इंसानी सर था, अरशद पप्पू का सर।
कहते हैं कि उज़ैर के लोगों ने उस सर को पूरे इलाके में घुमाया ताकि हर कोई देख सके कि लियारी का नया बादशाह कौन है, ताकि हर कोई समझ सके कि उज़ैर बलोच के खिलाफ जाने की कीमत क्या होगी। लेकिन ऐसी जीतों की एक प्रॉब्लम होती है, ये कभी फ्री में नहीं मिलती। अरशद पप्पू तो हार गया और उज़ैर जीत गया, लेकिन अरशद पप्पू के साथ लियारी भी हार चुका था। सालों की गैंगवार ने पूरे इलाके को जख्म दिए थे, सैकड़ों लोग मारे गए थे, हजारों परिवार प्रभावित हुए थे और एक पूरी पीढ़ी बंदूक और खून के साए में बड़ी हुई थी। रहमान डकैत से शुरू हुई कहानी अब उज़ैर बलोच तक पहुंच चुकी थी, लेकिन ये इसका अंत नहीं था, क्योंकि बहुत जल्द पाकिस्तान की एजेंसीज उज़ैर बलोच के पीछे आने वाली थी और जिस आदमी ने पूरे लियारी को अपने सामने झुका दिया था, अब वो खुद भागता फिरने वाला था। आगे जाकर उस पर कई गंभीर आरोप लगे, उसे गिरफ्तार किया गया और धीरे धीरे लियारी का वो बादशाह जिसके नाम से कभी पूरा कराची कांपता था, सलाखों के पीछे पहुंच गया। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है। दादल, हाजी लालू, रहमान डकैत, उज़ैर बलोच, अरशद पप्पू, सब नाम अलग थे, सबके चेहरे भी अलग थे, लेकिन मंजिल सबकी एक जैसी थी। हर कोई लियारी का बादशाह बनना चाहता था, हर कोई ताकत चाहता था, हर कोई दुनिया को डराना चाहता था, लेकिन आखिर में किसी के हाथ कुछ नहीं आया। पीछे रह गई लाशें, उजड़े हुए परिवार और लियारी की वो गलियां जिन्होंने दशकों तक बंदूकों की आवाज़ें सुनी। शायद यही वजह है कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कोई हमेशा नहीं जीतता, क्योंकि यहाँ जीत एक नई लड़ाई को जन्म देती है और हर बादशाह एक दिन गिरता जरूर है। आपको क्या लगता है, रहमान डकैत, उज़ैर बलोच, अरशद पप्पू में सबसे खतरनाक कौन था? कमेंट में ज़रूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और क्राइम कनेक्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करता हूँ, मिलूँगा मैं आपसे एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।